फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पॉलिसीज़ और जो आपके कमीशन है बेसिकली उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम टैकल करेंगे। और ये डेली चलने वाली है जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आप में से कई लोगों ने सजेस्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रोज़ अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि भाई नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं हर एग्जाम में, जो आपके इन कमीशन से होते हैं या हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पार्ट से होते हैं। और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें कुछ बेहतर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जिनको टफ बना करके भी इंक्लूड किया है लास्ट में। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, ज़रूर हेल्प करेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवोदय स्कूल्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया है किस चीज़ के लिए। तो इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर स्कूल्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि नवोदय विद्यालय आप इंक्लूड करें, उस चीज़ के लिए नॉर्मल स्कूल्स भी नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो ये तो ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, कि जो अच्छी एजुकेशन है वो आप रूरल एरिया तक पहुँचाएं नवोदय विद्यालय के जरिए। ठीक है बात। थर्ड ऑप्शन कहता है कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक अलग अभियान है, उससे इसका कुछ लेना देना है नहीं, ये बहुत पहले एस्टेब्लिश हो गए थे। सर्व शिक्षा अभियान बाद में आया है। चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, कि जो वेस्टेज है एजुकेशन में, जो बर्बादी है डिफरेंट रीजंस की वजह से, उसको चेक करने के लिए नवोदय विद्यालय को रखा गया, एस्टेब्लिश किया गया। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय 1986 में किसी और वीडियो में भी किसी क्वेश्चन में ये आया था, और इससे इस बार भी दो क्वेश्चन आई थिंक आए हैं DSSB में। तो नवोदय विद्यालय को एस्टेब्लिश किया गया 1986 में। राजीव गांधी की काफ़ी इसमें भूमिका रही, और 1986 में NPE जो थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर। और इसमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको रूरल एरिया में अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। बोर्डिंग स्कूल्स टाइप हैं ये, और 586 या कुछ इस तरह का नंबर है जो है ऑल ओवर इंडिया, और उससे ज़्यादा जो है प्रपोज्ड भी हैं कि उतने और इस्टेब्लिश किए जाएंगे। शुरुआत में आई थिंक तमिलनाडु में नहीं ये इस्टेब्लिश हुए, और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया इसके बारे में क्योंकि हेल्प करेगा ये। अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकता है नवोदय विद्यालय पर। जवाहर नवोदय विद्यालय को एजुकेशन इसमें होती है, कोएड बेसिकली, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, और 6th to 12th के लिए है। प्राइमरी एजुकेशन इसमें नहीं है, और रूरल एरियाज में अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराने के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से कवर करेंगे। द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय। जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन है, 4 स्तंभ मान सकते हैं एजुकेशन के, ये सजेस्ट किया यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, NCTE ने या UGC ने। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, और ये जो सजेस्ट किया ये यूनेस्को ने किया। और 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन हैं क्या, ये आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक ब्लॉग का, और वो कोई एक साइट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में सब कुछ। अच्छा है जानना। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। NCERT वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है आपका, जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, कब एस्टेब्लिश किया गया। ये बेसिकली काम करती है बुक्स के बारे में, या जितनी भी रिसर्च होती है एजुकेशन से रिलेटेड, जो सिलेबस वगैरह है, चेंजेस जितने भी होंगे वो इसी के अंदर आते हैं। तो NCERT को एस्टेब्लिश किया गया 1961 में। आगे चलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इससे क्वेश्चन इस बार भी आया है, वो इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, या टीचर एजुकेशन को। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है बेसिकली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या, 1986-87 में ये स्टार्ट हुआ। और प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी लेवल पर बेसिकली जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बोर्ड की हैं, चाहे वो बैठने की सुविधा है, या कोई भी इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ प्राइमरी लेवल पर, उसके लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका स्टार्ट हुआ। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। NCTE वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, टीचर्स के लिए है बेसिकली, जो ये पूरा रेगुलेट करती है, पूरा देखती है। ये किस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में कब एस्टेब्लिश हुई। तो ये एक्ट जो था ये NCTE एक्ट था 1993 का, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ पार्लियामेंट के द्वारा वो 1995 में हुआ। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि भाई जो आपका NCFTE है, ये जो टीचर्स के लिए जो था 2009 और 10 में आया,
ये किसने डेवलप किया? तो आप ज़्यादातर जानते हैं कि जो भी एनसीएफ होते हैं आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो एनसीईआरटी डेवलप करती है, लेकिन ये वाला जो था एनसीएफटीई इसको कहेंगे, ये एनसीटीई के द्वारा जो है डेवलप था और टीचर एजुकेशन के लिए बेसिकली था। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी किसी भी एक वेबसाइट का, जहाँ से आप इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। हम आगे इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो ये पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पोर्शन है। एज सून एज आई गेट वाइट बोर्ड, आई एम प्लानिंग टू गेट अ बोर्ड। तो बस यही कुछ बात है। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। जो डाइट्स का जो आपकी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, बेसिकली ये किस चीज़ का रिजल्ट है, रिकमेंडेशन किस पॉलिसी की थी, जिस वजह से इसको एस्टेब्लिश किया गया डाइट्स को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि एजुकेशन पे जो है थोड़ा सा देख रेख की जाए। ऑप्शंस देखते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, या फिर एनपीई 1986 के द्वारा। तो ये एनपीई 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे काम इसके थ्रू हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो जो डाइट्स एस्टेब्लिश हुए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो करते हैं, तो ये आपके एनपीई की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुए। 1986 की जो आपकी एनपीई थी। एनपीई भी कई हैं, जो कि आपकी 68 की है, 86 की है, नवोदय विद्यालय 78 की भी है आई थिंक। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय प्रोवाइड एजुकेशन टू। जो नवोदय विद्यालय हैं, अभी हमने जैसा समझा था, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं, ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? अर्बन स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को, रूरल स्टूडेंट्स को, या फिर रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। तो ये बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ रूरल स्टूडेंट्स को नहीं। रूरल स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल स्कूल्स वहाँ पर होंगे, लेकिन जो रूरल स्टूडेंट्स में भी जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो है ये नवोदय विद्यालय बनाए गए, और जिससे कि एक जो टैलेंटेड थोड़ा जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको छांट करके एक तरह से उनको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। रेजिडेंशियल स्कूल हैं, वहीं पर रहना खाना सब कुछ है उस तरह के, तो ये एक बेहतर एजुकेशन का जरिया है नवोदय विद्यालय। और 6 to 12 तक होते हैं, क्योंकि जो 5th तक, जो बेसिकली 5th तक के जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे, ये टेस्ट लेकर के उसको देख करके तब एडमिशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय। जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है, जैसे कि आपका डाइट्स में एडमिशन है, वो पहले अगर आप जानते हैं हिस्ट्री, तो वो एक टेस्ट के बेसिस पर हुआ करता था, बाद में इसको मेरिट बेसिस कर दिया गया। या और जितने भी एडमिशन है टीचर ट्रेनिंग में, जितने भी जो टेस्ट के बेसिस पर हैं, उनको किसके द्वारा सजेस्ट किया गया? तो एनसीटीई, एनएएसी, ये असेसमेंट से ही रिलेटेड है, आपकी सारी की सारी पॉलिसीज हैं, व्यवस्थाएं हैं। एनपीईआरसी या एनसीईआरटी, तो ये जो रिकमेंडेशन थी, सजेशन था, वो एनपीईआरसी का था, नेशनल पॉलिसी रिव्यू करके, एजुकेशन रिव्यू कमीशन है बेसिकली ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में जा करके। तो ये एनपीईआरसी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया कि आपके जो टीचर एजुकेशन में एडमिशन होंगे, वो आप टेस्ट लीजिए उसके लिए, जैसे कि आपका बीएलएड का एंट्रेंस हो गया या किसी भी अदर टीचर ट्रेनिंग एग्जाम जो भी आपका होगा, वो एनपीईआरसी के थ्रू जो है आपकी रिकमेंडेशन थी टेस्ट कराने की। जो 10th क्वेश्चन है, कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर इज ऑफ ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और याद भी रखनी चाहिए हमें कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपका जो टीचर का रोल है वो क्या है? डिक्टेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर, अथॉरिटेटिव या परमिसिव। फैसिलिटेटर सुविधादाता है जो आपका शिक्षक है 2005 एनसीएफ के हिसाब से, और ये बात इसी के हिसाब से हम पूरा करिकुलम प्लान करते हैं कि सिर्फ आप फैसिलिटेट करेंगे, बाकी काम बच्चे खुद कर लेंगे। जो 11th क्वेश्चन है वो कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज एंड इन इट्स कैरेक्टर। लर्निंग क्या है 2005 एनसीएफ के हिसाब से? एक्टिव और सोशल है, पैसिव और सिंपल है, पैसिव सोशल है, या एक्टिव सिंपल है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। आगे आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं थोड़े से घुमा करके, लेकिन अभी हम उन सभी तरह के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं जो भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो एक्टिव और सोशल रोल है जो आपका लर्निंग और का है एनसीएफ 2005 के हिसाब से। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज। जो कोठारी कमीशन है 1964-66 में आया, इसकी जो रिपोर्ट थी उसको किस नाम से हम एंटाइटल्ड किया गया ये हम देख सकते हैं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू बी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन डेमोक्रेसी। तीनों में से कोई भी नहीं, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से जो है इसको एंटाइटल किया गया। आगे चलेंगे। 13th क्वेश्चन कहता है कि भाई एनपीई 1986 जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो बेसिकली राजीव गांधी के द्वारा इसको प्रमोट किया गया, ये किस चीज पर बेस्ड है? इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, या मतलब कि जो आपकी एनपीई 1986 है वो एजुकेशन को क्या मानती है, शिक्षा क्या है एनपीई 1986 के हिसाब से?
इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है, नेशनल प्रोग्राम है या सोशल प्रोग्राम है? तो एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो आपकी एजुकेशन है एनपी 1986 के हिसाब से। 14th क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मिड डे मील स्कीम एट प्राइमरी लेवल? जो मिड डे मील स्कीम है आपकी, जो आपको स्कूल में खाना दिया जाता है प्राइमरी लेवल पर, वो बच्चों को बेसिकली 1995 में इसको स्टार्ट किया गया। और किस लिए बेसिकली, क्या इसका पर्पस है वो देखते हैं कि प्राइमरी जो टीचर्स हैं प्राइमरी लेवल पर उनको एंगेज किया जाए। तो बिल्कुल बेकार सा ऑप्शन है एंगेज करने के लिए, और बहुत सारे काम है, उनको पढ़ाना है, उनको 50 काम कराने हैं, एक्टिविटीज करानी है। तो ये एंगेजमेंट के लिए तो नहीं था कि आप खाना बांटना शुरू कर दो, एंगेज हो जाओगे। जो सेकंड ऑप्शन है वो देखते हैं, टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पर एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, आप एनरोल ज्यादा से ज्यादा करा सकें बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। और जो बी ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। बाकी के दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कुक्स को, तो ये भी बिल्कुल बेकार का ऑप्शन है। कुक्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जरूरी नहीं है आप स्कूल्स में ही मिड डे मील स्टार्ट कराएंगे। टू प्रोवाइड 1 स्क्वायर मील टू चिल्ड्रन एवरी डे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कि एक मील अच्छे से मिल जाए, ये इसका पर्पज था। कह सकते हैं आपके न्यूट्रिशन को थोड़ा सा बढ़ावा देना था, बट जो मेन आप प्राइमरी लेवल पर अगर कहेंगे तो बच्चे छोटे हैं, वो एनरोलमेंट के लिए, मतलब एनरोलमेंट में काफ़ी इसने भूमिका निभाई है और एनरोलमेंट लेवल जो है काफ़ी बढ़ा भी है मिड डे मील के बाद से। द एम ऑफ NCTE इज, जो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, इसका क्या एम है कि ओपन करिए कॉलेजेस को, प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, या टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। कि भाई स्टैंडर्ड्स जो हैं कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में उनको मेंटेन करके रखा जाए, यही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का क्या है, एक उद्देश्य है। आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो DPSP है आपका, भाग 4 में आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें आर्टिकल 45 जो है वो किस चीज का क्या प्रोवाइड करता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के जरूर बनेगा एक क्वेश्चन, RTE से रिलेटेड है बेसिकली। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को जो है ये एक तरह से एनविसेज करता है, प्रोवाइड करता है, जो आपका RTE है 2009 वाला, राइट टू एजुकेशन, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है आपकी 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो वो जो उसका एक्ट है वो आर्टिकल 45 के अंडर आता है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। अब क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होना शुरू हो जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स एट स्कूल लेवल वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। मतलब जो नेशनल कमीशन है टीचर्स के लिए, जिसमें आप इश्यूज को डील करते हैं टीचर्स से रिलेटेड जितने भी होंगे स्कूल लेवल पर, इसके 2 पार्ट थे, एक स्कूल लेवल पर टैकल करने के लिए, दूसरा आपका जो आपके कॉलेज लेवल पर टैकल करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है किस साल में जो है एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 1981 में, 1982, 1983 या 1984। तो 1983 में जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो आपका नेशनल कमीशन है टीचर्स के लिए इश्यूज को डील करने के लिए। NCF 2005 का ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्ट, जो आपका आर्ट सब्जेक्ट है बेसिकली, कला जो है वो, ड्राइंग कह सकते हो, इसको स्कूल लेवल पर इंक्लूड करने का NCF 2005 का क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था? कि अप्रिशिएट कर पाएं आप कल्चरल हेरिटेज को, जो आपका कल्चरल हेरिटेज है, जो आपकी संस्कृति है, आप उसको अप्रिशिएट कर पाएं, इसलिए इसको रखा गया। या फिर डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ और पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही, कोई हम इस बात को गलत नहीं ठहरा सकते। जो आपकी आर्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में पूरी भूमिका निभाती है, और आपकी जो संस्कृति है उसको भी प्रिजर्व करके रखती है। तो बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दी अबव बहुत कम केसेस में होता है, जब आप श्योर हों तभी लगाएं। 19th क्वेश्चन कहता है कि भाई NCF 2005 में अंडर द हेडिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, जो आपकी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की हेडिंग है, अलग अलग हेडिंग्स हैं NCF में, अगर आपने देखा हो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, जो आपकी एग्जामिनेशन में जो चेंजेस आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, उसके अंदर क्या सजेस्ट किया गया है? किस तरह के एग्जाम? ओपन बुक एग्जाम्स को, CCE को, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ग्रुप वर्क इवेल्युएशन को, कि आप ग्रुप वर्क का इवेल्युएशन करें, या ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ही चीज आपको देखने को मिल जाएंगे NCF में। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। NCF 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम, जो NCF 2005 है वो मेजर शिफ्ट्स क्या हैं उसके, मतलब क्या चेंजेस क्या है मेजर? एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, कि भाई एजुकेशन से डिसिप्लिन की तरफ जाओ आप, एजुकेशन पे कम ध्यान, मतलब एजुकेशन से आप शिफ्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है वो कहता है नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी अच्छी है। कि जो बी ऑप्शन है वो कहता है कि भाई जो नॉलेज है वो फिक्स्ड है बिल्कुल, और इस सोच से, जो फिक्स्ड वाली सोच थी, इससे हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पर?
क्रिएट करने पर कि भाई नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, ये इवॉल्व होती है और क्रिएट कर सकते हैं हम। तो ये सोच जो है आपकी शिफ्ट हुई फिक्सेशन से क्रिएशन की तरफ एनसीएफ में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। डाइट्स स्टैंड फॉर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अगर आ जाए तो सही है। डाइट का जो है फुल फॉर्म क्या है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हैं किस चीज़ के, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है या एलिमेंट्री टीचर्स है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग से संबंधित जो है डिस्ट्रिक्ट जो है इंस्टीट्यूट्स हैं डाइट्स, जो बेसिकली ध्यान रखते हैं आपकी टीचर ट्रेनिंग जितने भी अंडर होती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और जितने भी प्रोग्राम होंगे एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपकी डाइट्स के स्टूडेंट्स की जो टीचर ट्रेनी हैं उनकी ट्रेनिंग हो, वो सब डाइट्स के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 22। लर्निंग विदाउट बर्डन इज अ टैगलाइन ऑफ, जो लर्निंग विदाउट बर्डन है कि भाई बच्चों पे बहुत बोझ हो रहा है, बिना बोझ के सीखना, ये किसकी टैगलाइन है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, एनसीएफ की, यशपाल कमेटी की, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की। तो जो लर्निंग विदाउट बर्डन है ये यशपाल कमेटी की सीधी सीधी टैगलाइन है, अगर आपने पढ़ी है तो। 92-93 में ये कमीशन आया और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बर्डन कम किया जाए बच्चों पर, जो आपकी किताबों का बोझ है उसको कम किया जाए, और बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें लगाए। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इंट्रोड्यूस्ड और फॉर्मुलेटेड इन, किस साल में किस कमीशन में के द्वारा जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया? एनपी 1986, 1968, 2005 एनसीएफ, या फिर एजुकेशन कमीशन 1964-66। तो ये एनपीई 1968 जो पहले वाली थी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसके द्वारा इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को। इसमें इंप्रूवमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए 1986 वाली एनपीई में, लेकिन जो फर्स्ट जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया जो तो आपकी त्रिभाषा सूत्र है बेसिकली, वो 1968 वाली एनपीई के थ्रू जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज नोन एज, जो पहला भारत का जो इंडियन मतलब एजुकेशन कमीशन था वो कौन सा है, किस नाम से जानते हैं? वुड्स डिस्पैच, मैकॉलेज मिनट, मुदालियर कमीशन या हंटर कमीशन? तो ये जो सबसे पहला आप एजुकेशन कमीशन किसी को कहेंगे तो वो हंटर एजुकेशन कमीशन को कहेंगे। IEC भी कहते हैं इसको, इंडियन एजुकेशन कमीशन। और ये आपका 1884 में आई थिंक आया था, एक बार ईयर आप चेक कर लेंगे। और जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। विच रिपोर्ट इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन अ नेशनल लेवल, मतलब कौन सी रिपोर्ट जो है पहली स्टडी है आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन की राष्ट्रीय स्तर पर? कौन सी रिपोर्ट ने एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की? तो ये हार्टोंग कमेटी है, हंटर कमेटी है, वर्धा स्कीम है या सार्जेंट? तो ये वर्धा स्कीम है, वही गांधी जी वाली, जो वर्धा एक प्लेस है बेसिकली गुजरात में जहाँ पर, और गांधी जी ने इसकी मतलब इसको प्रेजेंट किया या कहीं चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे वर्धा स्कीम के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेजेस आर देयर, मतलब राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं, जिसमें बहुत सारी भाषाएं इंक्लूडेड हैं, इंग्लिश नहीं है उसमें, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपकी हिंदी है, डोगरी है, जितनी भी और भाषाएं हैं राष्ट्रीय भाषाएं आपकी, नेपाली है, ये सब आपकी कितनी है कुल मिलाकर के? तो ये 22 भाषाएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। NLM इज टू इम्पार्ट एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ, जो आपका नेशनल लिटरेसी मिशन है वो किस एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए किस एज ग्रुप के लिए था बेसिकली? तो 14 से 24 साल वाले बच्चों के लिए, 13 से 27 के लिए, 15 से 35 या 6 से 14। 15 से 35 का जो आपका एज ग्रुप है नेशनल लिटरेसी मिशन उनके लिए था, और इसमें 80 मिलियन लोगों को जो है आपको बेसिकली क्या देना था, आपको एजुकेशन लिटरेसी प्रोवाइड करानी थी, मतलब लिटरेट बनाना था आपको 15 से 35 साल के लोगों को, और ये आपका 2002 तक एक्सटेंड इन्होंने कर दिया था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी वॉज रिलेटेड टू, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है किस चीज से रिलेटेड थी, कौन से कमीशन से रिलेटेड थी, किस चीज में ये जो कमेटी थी इसने भूमिका निभाई? NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 या 1986 वाली में, या मुदालियर कमीशन में, या फिर यशपाल कमीशन में? तो यशपाल कमीशन में जब आप कह रहे थे ना, वो जो हमने पहले पढ़ा था अभी कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, उस चीज के बारे में इन्होंने सोचा पहले कि कैसे इसको कम किया जाए, फिर इस चीज के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई और उसने भूमिका निभाई यशपाल कमीशन को लाने में। और यशपाल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रोफेसर यशपाल हैं वो इसके हेड रहे।
क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है आपका क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, किस साल में स्टार्ट हुआ, अभी हमने ये डिस्कस किया भी था। तो 1986 में जो है इसको स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, और 1988 तक और उसके बाद 2002 तक भी आई थिंक ये आगे एक्सटेंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा पहला एजुकेशन कमीशन था भारत में? जो पहला था वो हंटर कमीशन था, मान लिया हमने, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो आपकी स्वतंत्रता के बाद आपका कौन सा पहला शिक्षा का कमीशन आया? यूजीसी, मुदलियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या कोठारी कमीशन? तो राधाकृष्णन कमीशन जो है आपका पहला कमीशन है, जो किसके बाद आया? आपका इंडिपेंडेंस के बाद आया। इसको आई थिंक यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। तो ये एक बात थी जो कुछ हमें डिस्कस करने थे। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, डेली बेसिस पर हम करेंगे, और एक डाउट क्लास भी रखेंगे पूरे वीक के एंड में। तो ये डेली चलेगा डिस्कशन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन हो किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।